टाइम जो है वो सिलेबस में न्यूली ऐड हुए हैं और 2019 के जब सिलेबस परिवर्तन हुआ तो इनको ऐड कर दिया गया। अब इन पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, थोड़ा बहुत मैटर है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहली बात, कार्ल माइनहाइम एक प्रभावकारी जर्मन समाजशास्त्री है, तो ये जर्मनी से रिलेटेड है, यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। वह क्लासिकल समाजशास्त्र के साथ ज्ञान के समाजशास्त्र विचार के संस्थापक पिता थे। अब यहाँ पर क्लासिकल समाजशास्त्र और ज्ञान का समाजशास्त्र दो टर्मिनोलॉजी आ रही है। तो सबसे पहले क्लासिकल समाजशास्त्र की बात करते हैं। क्लासिकल समाजशास्त्र का मतलब हो गया दैट इज शास्त्रीय समाजशास्त्र, यानी सोशियोलॉजिकल वो क्लासिकल शास्त्रीय यानी परंपरा वाले समाजशास्त्र। परंपरा, क्लासिकल मतलब ही होता है परंपरा, काफी समय से शास्त्रीय। तो जो प्राचीन समाजशास्त्री के वर्ग के साथ देखें तो इनके विचार जो है क्लासिकल समाजशास्त्र के साथ साथ, क्लासिकल यानी परंपरावादी समाजशास्त्री सोच, तो परंपरावादी समाजशास्त्री सोच के साथ साथ ज्ञान के समाजशास्त्र के विचार के संस्थापक के पिता थे। यानी उसके साथ साथ ज्ञान के समाजशास्त्र को इन्होंने जोड़ा। अब यहाँ पहले मैं बताने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये ज्ञान का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब निकलता है? शास्त्र है वो एक समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समाजशास्त्र में परंपरावादी विचारधाराओं को ना ही केवल अस्वीकार करते हुए बल्कि अन्य शास्त्रों से भी ज्ञान के तत्वों को लेकर समाजशास्त्र की जो क्षेत्र है उसका विस्तार करना। अन्य शास्त्रों से ज्ञान को लेकर समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन में उन शास्त्रों का प्रयोग करके समाजशास्त्र को और व्यापक बनाना। अब ये उदाहरण के साथ समझिए, जैसे दर्शन शास्त्र से प्रघटना शास्त्र को लिया गया। अब ये प्रघटना शास्त्र एक अध्ययन का तरीका है जो किसी चीज को यूं ही नहीं स्वीकारता, उसे तर्क की कसौटी पे एवं जो वास्तविक है, यथार्थ है, जो हमें हमारे इंद्रियों के माध्यम से सही लगता है उसी को सत्य मानता है। ये प्रघटना शास्त्र, ना कि दुनिया कहती जो आ रही है वो परंपरा शास्त्र, वो प्रघटना शास्त्र। तो दुनिया जो आज तक कहती आई वो परंपरा शास्त्र, क्लासिकल थ्योरी, और जो मेरे ज्ञानेंद्रियों को लगा वो प्रघटना शास्त्र। और प्रघटना शास्त्र है दर्शन शास्त्र की कला। अब समाज शास्त्र में प्रघटना शास्त्र की इस कला को लाया गया सामाजिक सिद्धांतों के अध्ययन के, सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण के। तो इस प्रकार से समाज शास्त्र का अध्ययन, समाज शास्त्र का क्षेत्र और व्यापक हुआ। तो इस प्रकार से ये कला की अन्य शास्त्रों से उसकी गुणवत्ता युक्त सिद्धांतों को लेना और समाज शास्त्र में उसका प्रयोग करना, जिससे सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण वृहद और वास्तविक हो सके, इसे इस शाखा को, समाज शास्त्र की इस शाखा को ज्ञान का समाजशास्त्र, ज्ञान की समाजशास्त्र की शाखा नाम दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया मैनहाइम ने कहा कि वो मैनहाइम के संबंध में कि वो परंपरा शास्त्री थे और साथ ही साथ ज्ञान के समाजशास्त्र को जोड़ करके देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया और इस प्रकार से समाजशास्त्र को ज्ञान के समाजशास्त्र के साथ जोड़ने की वजह से इन्हें संस्थापक पिता कहा गया। ज्ञान के समाजशास्त्र को लाने की वजह से ज्ञान के समाजशास्त्र का प्रयोग करने वाले संस्थापक पिता कहा। अब यूं तो एल्फ्रेड शुच इत्यादि ने भी प्रघटना शास्त्र यानी सिद्धांतों का प्रयोग किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुतायत रूप से प्रयोग किया, इसलिए इन्हें संस्थापक यानी इन्होंने प्रारंभ में प्रयोग किया, सबसे पहले प्रयोग किया। इस सब दृष्टिकोण से इन्हें फाउंडर मेंबर बोला गया। ठीक है, संस्थापक सदस्य और संस्थापक पिता जिन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र को समाजशास्त्र में जोड़ा। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आया? अब आगे हाँ, आप लोगों को भी समझ में आया?
ये अपने लेखन कृति आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो आइडियोलॉजी यानी वैचारिकी और यूटोपिया एक स्वप्नशील स्थिति को कहते हैं। यूटोपिया क्या है? काल्पनिक अवस्था। तो वैचारिकी एवं काल्पनिक अवस्थाएं पुस्तक के नाम के अनुवाद हुआ के लिए जाने जाते हैं। ये तर्क देते हैं कि विचारधाराएं समाज की वास्तविक सच्ची प्रकृति की प्रतिनिधि। तो ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो आइडियोलॉजीज हैं समाज में बनाए गए हैं, वास्तव में ये विचारधाराएं ही समाज की वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो समाज में हम जो भी विचारधाराएं बनाए हैं, ये विचारधाराएं समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया। मैनहाइम, अब इनको चूंकि कई जगह ट्रांसलेशन में मैनहीन बोला जाता है, लेकिन रियल इनका जो ट्रांसलेशन है मैनहाइम है। कुछ लोग मनहीन बोलते तो मन भी नहीं है, मैन है। मैनहाइम व्यक्ति कैसे सोचता है कि समस्या से बहुत ज्यादा चिंतित। अभी आपने जान ही लिया कि ये ज्ञान के समाजशास्त्र, तो ज्ञान के समाजशास्त्र मतलब ये समाजशास्त्र परंपरावादी नहीं, बल्कि अन्य सिद्धांतों को जो अंशशास्त्र जैसे दर्शन से ये बात, थिंकिंग क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, ये सब क्या है? आइडियोलॉजी, थिंकिंग, यूटोपिया। अब यूटोपिया एक प्रकार से मनोविज्ञान का तर्क हो गया, ठीक है ना, काल्पनिक तंत्र हो गया। आइडियोलॉजी दर्शन शास्त्र हो गए। अब दर्शन शास्त्र का आइडियोलॉजी और मनोविज्ञान से यूटोपिया, इसको मिलाकर के इन्होंने स्टडी शुरू कराया। और इसी प्रकार से ये बताते हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति क्यों चिंतित है, तो ये मनोविज्ञान से रिलेटेड है। तो इसीलिए कहा ना समाजशास्त्र आप पढ़े हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं समाजशास्त्र पढ़े हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक सिद्धांतों को, घटनाओं को अध्ययन करने के लिए ये दर्शन और मनोविज्ञान से सिद्धांतों को लेकर के आया। ठीक है, उनके अध्ययन का उद्देश्य जांच नहीं करना है कि कैसे तर्क पर आधारित किताबों में कैसे सोच प्रकट होती है, बल्कि यह सोच वास्तविक रूप से सार्वजनिक जीवन में और राजनीति सामूहिक क्रिया के रूप में कैसे कार्य करती है की जांच करना है। तो ये कैसे व्यक्ति क्या सोचता है नहीं, बल्कि सोचने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, हाउ अ मैन थिंक्स, हाउ अ मैन मेक्स इट्स आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इसकी जांच करना, कैसे वो क्रियाएं करता है समाज में, अपने एक्सप्रेशंस कैसे करता है, ये सब कुछ मतलब बिल्कुल साइकोलॉजी और दर्शन से रिलेटेड होकर ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने विचारधारा के प्रकारों में भी विभेद किया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने विचारधारा के कितने प्रकार बताए, तो यहाँ पे विशिष्ट विचारधारा और कुल या संकुल विचारधारा। ठीक है, दो प्रकार की विचारधाराओं की बात करते हैं, विशिष्ट विचारधारा और कुल या संकुल विचारधारा। तो यहाँ पर विशिष्ट का मतलब हो गया कोई स्पेसिफिक थॉट्स, और कुल या संकुल यानी कि जो थॉट्स की संपूर्ण थॉट्स से मिलाकर देखा जाए, तो सबका समग्र हो जाना, तो विचारधाराओं का समग्र होना। इन्होंने अपने निबंध पीढ़ियों की समस्या, अगली महत्वपूर्ण बात यही है कि इनके निबंध का नाम क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एराज, पीढ़ियों की समस्या में पीढ़ी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि कैसे जनरेशंस बदलते हैं। अभी जनरेशन जब बदलते हैं तो क्या होता है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज आता है। क्लासिकल हो तो बदले ही नहीं जनरेशन। कोई जनरेशन क्यों बदला? क्योंकि ज्ञान है, स्किल्स आए, थॉट्स बदले, आइडियोलॉजीज बदले। अब हम हमारे पिताजी के जनरेशन में अगर देखें तो गैप है। आज कई मुद्दों पर हमारा उनको लेकर के झड़प भी हो जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, हिंदू मुस्लिम की विचारधाराओं पर रिलेटेड बातें हो जाए, तो कई ऐसी बातें जो उन्होंने अपने जनरेशन के अनुभव के हिसाब से, कठोर अनुभव से अपने मन में, मस्तिष्क में बैठाई हुई, हमने अपने जनरेशन के अनुभव के अनुसार से उन्हें बदली है, उनको सोचा है, उन्हें देखा है। अब मैं उनकी जनरेशन के दृष्टिकोण से, उनकी आइडियोलॉजी से नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि उस समय उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उस समय सिचुएशन दूसरी रही, आज सिचुएशन दूसरी है। आज अगर हम किसी गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं तो उस गवर्नमेंट को लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि पहले की गवर्नमेंट से तुलनात्मक रूप से देखते हैं, जो उस समय के अकॉर्डिंग, अब नाम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी है कि भाई चाहे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, वो इमरजेंसी लाई थी, तो देश में इमरजेंसी अगर कोई लगा दिया था तो अच्छा तो नहीं था ना, जिसका इतना बाहुल्य था। आज अगर हम गोदी मीडिया बोलते तो उस समय की मीडिया ये थी कि समाचार को हैक कर दिया गया, समाचार को अपने अंदर में ले लिया गया था, समाचार भारती निर्मित किए गए थे, सबको कोलैबोरेट कर दिया गया था, एक कर दिया था, न्यूज एजेंसी यही खत्म कर दी, 2 साल तक ओवररूल हो गया।
वो भी ऐसी सिचुएशन पे जब हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद जुरिसडिक्शन कर चुका था कि आप इलेक्शन में नहीं आ सकते, तब आप 2 साल तक पीएम रहेंगे। ये सारी चीजें ये अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत से ऐसी चीजें थी जहां पर स्थिरता नहीं। एक अपनी बात ये भी होती है, अगर हम उनके दृष्टिकोण से देखें तो अगर हमारी मेजोरिटी क्लास में अगर हम देखें 100 बच्चे और 90 बच्चे किसी एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, और 10 बच्चे दूसरी कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो 90 बच्चे अपनी बातों को चाहेंगे कि हमारी ज्यादा पहल हो। लेकिन अगर हम 10 के प्रति ज्यादा झुकेंगे और 90 को कम, तो फिर ये मेजोरिटी के सपोर्टिव ना होगा। लेकिन आज अगर कोई गवर्नमेंट उस प्रकार से मेजोरिटी सपोर्टिव होके आती है तो जाहिर सी बात है हम अगर उसी सोच के हैं तो हमारे लिए वो लाइकेबल गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा गवर्नमेंट को लेकर सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि जो आइडियोलॉजीज हैं वो बदलती और इसके अकॉर्डिंग जनरेशन पीढ़ियां बदलती, सोच से बदलती है, सिचुएशन से बदलती है। लेकिन इन्होंने इस किताब में यही रखने की बात करी कि ये पीढ़ियों की जो समस्या है क्या है और ये सिद्धांत कैसे बनते हैं, आइडियोलॉजीज कैसे बदलते हैं इन पीढ़ियों को, ठीक है। इनके अनुसार प्रत्येक नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की अपेक्षा संसार या समाज के विभिन्न रूप से अनुभव करती है। बात सही है एकदम, अभी यही बात मैंने कहा। हर नई पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी की तुलना में अपने अनुभव पर संसार या समाज को देखने का प्रयास करती है। हमारे अपने अनुभव पे हम अपने अनुभव के अनुसार देखते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ऐसा कर रहा है, तो हम अपने अनुभव से संसार और समाज को देखने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत को ताजा संपर्क सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। ताजा संपर्क सिद्धांत इन्होंने दिया। ये तर्क देते हैं कि सोचना एक क्रियाकलाप है। सोचना क्या है? एक्टिविटी है। अब ये क्वेश्चन बनता है किसने थिंकिंग को एक्टिविटी माना, क्योंकि जनरली सोचना जो है वो एक्टिविटी नहीं होता। आप बैठे बैठे 4 घंटा बैठे हैं तो क्या माना जाएगा? फिजिक्स के लैंग्वेज में फिजिक्स का एक परिभाषा होती है, वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, मूवमेंट हुआ हो तो फिर वर्क माना जाता है। एक इस पर मुझे आज भी याद आता है, जब हम लोग पढ़ते थे 9th 11th में, तो एक चैप्टर था फोर्स का, तो उसमें यही बात था कि एक व्यक्ति था, एग्जाम्पल दिया गया कि क्या यहाँ पर वर्क हुआ कि नहीं हुआ। एक व्यक्ति था, उसे ट्रेन पकड़ना था, उसने कुली किया, ठीक है। ये हुआ कि प्लेटफॉर्म बदलना है, प्लेटफॉर्म जो है 9 पे जाना है और प्लेटफॉर्म 1 पे था, तो उसने कुली किया। उसने कुली रुको रुको सब सामान लेकर के हमें 9 पे चलना है। कुली ने पूरा सामान लाद दिया, लगभग 40 से 50 किलो था, 1 कुंटल के ऊपर था, 100 किलो के ऊपर, उसने पूरा उठा के लाद लिया। अब कुली लादा और मूवमेंट करता, इससे पहले अनाउंसमेंट हो गया कि अभी ठहरे रहिए, आपको भी तुरंत सूचित किया जाता है प्लेटफॉर्म 9 पे नहीं जाना है। तो उसने कहा रुको रुको रुको, कहीं नहीं चलो, भी रुके रहो। तो कहा साहब सामान रख दे, नहीं लिए रहो, सामान लिए रहो, इससे कैसे अनाउंसमेंट होगा, सीधा चल पड़ेंगे, नहीं तो सब लोग सामान रख दिए, हम लोग फिर उठाने में भीड़ लग जाए और कोई सामान चुरा लेगा, तुम देख खड़े रहो। वो खड़ा था कुली। देन आफ्टर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन थोड़ी लेट है, इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन आप लोगों को सूचना किसी पल भी दिया जा सकता है। तो कुली ने कहा साहब क्या करें, सामान रख दें, वेट करें? उसने कहा नहीं, किसी पल भी सूचना आ सकती, तो खड़े रहो। फिर यह हुआ कि हर प्लेटफॉर्म की सूचना दी जा रही है। 10 प्लेटफॉर्म थे तो एक एक प्लेटफॉर्म की सूचना दी जा रही थी, सब सुनते रहो। इस प्रक्रिया में 4 घंटा बीत गया। वो कुली 4 घंटा खड़ा रहा, 4 घंटे तक वो सर पे सामान लेके खड़ा रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, आप आज नहीं जा सकते, खेत आप लोग अपने टिकट वापसी करें। तो उसने कहा ठीक है कुली, सब सामान उतार दो। कुली ने सामान उतार दिया, कहा ठीक है तुम जाओ। तो कुली ने कहा सब आई डिड माई वर्क, मैंने कार्य किया है, मुझे पेमेंट दिया जाए। पैसेंजर ने कहा कि कैसा पेमेंट? यू हैवंट डिड एनी वर्क, तुमने कोई कार्य नहीं किया। कैसे नहीं कार्य किया? 4 घंटा मैं जो है लगेज लेके खड़ा था। कहा नहीं, देयर इज नो वर्क। उसने कहा नहीं, देयर इज वर्क, मैंने काम किया। नो वर्क? क्यों नो वर्क कह रहा था वो फिजिक्स का
फिजिक्स का जानकार था, जो प्रोफेसर था, उसने कहा बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क इज दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो था पर डिस्प्लेसमेंट नहीं था। सो व्हेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, फोर्स इनटू जीरो, then anything multiplied by zero, the result is zero. In that sense, you didn't did any work, so your work is zero. Then no payment. So यहाँ पर वही बात आता है कि अगर हम बैठकर, अब यहाँ पे समाजशास्त्र के सिद्धांत पे, अगर हम बैठे रहे 6 घंटे बैठे रहे, तो क्या हमने काम किया? कोई काम नहीं किया। अब बैठ के हम चिंतन करते रहे, सोचते रहे, तो क्या ये एक्टिविटी है? नॉट एन एक्टिविटी, इट इज नॉट एन एक्टिविटी। बट अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनहाइम, जहां सारे समाजशास्त्री ये बात कहते हैं, ठीक है, कि ये सोचना जो है कोई क्रियाकलाप नहीं है, वहां ये कहते हैं कि सोचना एक क्रियाकलाप है। क्लियर हुआ? थिंकिंग इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। सोचना भी एक क्रियाकलाप है, जिसे संरचनात्मक आकार फ्रेम के अंदर दूसरे सामाजिक क्रियाकलापों से संबंधित होना चाहिए। अभी कहते हैं क्योंकि सोचता है जब इंसान, तो एक फ्रेम तैयार करता है और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो क्रियाएं करता है। तो अगर फ्रेम नहीं बनाएगा, जैसे अभी कहा कि प्लानिंग नहीं करेंगे, तो अदर चीजें एक्सपेक्ट कैसे फिट होंगी? सो before doing a work, if a person is thinking, that means the person is doing a work. It is also an activity. All right? तो यहाँ पर मैनहाइम के अनुसार समाजशास्त्री को प्रारंभिक रूप से सामूहिक अनुभव के संदर्भ के अंतर्गत व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र के क्रियाकलापों की व्याख्या करने की खोज करनी चाहिए। तो फिर से एक बार, समाजशास्त्री को प्रारंभिक रूप से सामूहिक अनुभव के संदर्भ में, यानी कलेक्टिव एक्सपीरियंस के संदर्भ में, ठीक है, अंतर्गत व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र के क्रियाकलापों की व्याख्या करने की खोज करना चाहिए। तो जनरली एक अच्छा समाजशास्त्री वो है, समाजशास्त्रियों के संदर्भ में कह रहे हैं, अच्छा समाजशास्त्री वो है जो व्यक्ति के हर क्रियाकलापों को एनालिसिस करे। कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा है तो उसको एनालिसिस करे। यानी एक समाजशास्त्री अच्छा वो है जो एक दर्शन शास्त्री है, क्योंकि ये विशेषता तो दर्शन शास्त्री का है। अब इसीलिए इनको ज्ञान का समाजशास्त्री का पिता क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र सिद्धांत बनाया। भैया आप हर एक्टिविटी, कोई अगर स्माइल कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई बार बार अगर चिंतन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई किसी चीज को बैठकर लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वाई, ये तो दर्शन का विचार है। इन्होंने कहा एक अच्छा समाजशास्त्री वो है जो अच्छा दार्शनिक है। फिर इस प्रकार से देखा जाए, एक अच्छा समाजशास्त्री वो है जो दर्शन की इस विचारधारा को ले कि कोई व्यक्ति कोई क्रियाकलाप करता है तो उसकी क्रियाकलाप का क्या अर्थ, उसको समझने का प्रयास करे, तभी एक अच्छा समाजशास्त्री बन सकता है। और देखा जाए तो गलत बात नहीं, बहुत ही फ्रूटफुल बात है। एक अच्छा समाजशास्त्री वो है जो समाज को समझे, और समाज क्या है? व्यक्तियों से बना हुआ एक समूह है, और इसकी जो मूल इकाई है वो व्यक्ति है। तो व्यक्ति के क्रियाकलापों को अगर हम डेप्थ में स्टडी करें तो हम व्यक्ति को समझ पाएंगे, और उसी के साथ साथ जब व्यक्तियों को, यानी कई व्यक्तियों की क्रियाकलापों को डेप्थ से स्टडी करें तो हम समाज को समझ पाएंगे, और समाज को समझना फिर समाजशास्त्र हो जाएगा। ठीक है ना? इस पॉइंट से कहते हैं कि समाजशास्त्रियों को प्रारंभिक रूप से, एलिमेंट्री रूप से, यानी सबसे पहले सामूहिक अनुभव के संदर्भ में लोग, व्यक्तियों के ग्रुप क्या कर रहा है, ठीक है, के संदर्भ में, के संदर्भ के अंतर्गत, यानी इस लोगों के समूह के अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तियों के, ठीक है ना, व्यक्तियों के प्रत्येक क्षेत्र के, उनके हर एक्टिविटीज के, हर एरिया की एक्टिविटीज को, क्रियाकलापों की व्याख्या करने की खोज करना चाहिए। देखना चाहिए कि उनकी एक्टिविटी किस संदर्भ में हो रही है, क्या मीनिंग निकल रही है उनकी एक्टिविटी। कार्ल मैनहाइम का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के समाजशास्त्र में था, जिसको अभी मैंने आपको बताया, ज्ञान का समाजशास्त्र कि क्यों इनको पिता कहा जाता है, जिसको अस्तित्व का सिद्धांत, यानी किसी चीज का अस्तित्व है इस बात को जानना, उसको सोचना पर ही पता चलेगा।
सोच का सामाजिक स्थिति का सिद्धांत, यानी सोचना भी, अभी कहा ना कि यूटोपिया तो सब सोचते हैं, कल्पना करते हैं, इसका समाज में क्या स्थिति है इसको भी महत्व दिया ना, इस सोच को भी महत्व दिया। जनरली लोग सोच को महत्व नहीं देते। अगर आज परंपरावादी समाजशास्त्र मतलब क्या है, समाज, समुदाय, समिति, संस्था का अध्ययन कर लो, यही तो है ना। धर्म का अध्ययन कर लो, रीति रिवाज, कार्यकलाप, इनका अध्ययन कर लो, ये सब क्या है, परंपरावादी समाजशास्त्र। लेकिन अगर हम आज समाजशास्त्र को दूसरे नजरिए से देखें तो समाजशास्त्र यहां तक सीमित नहीं हो जाता, बल्कि समाजशास्त्र हर तत्व का अध्ययन करता है। अगर हम मैनहाइम के अनुसार चले तो सोच को भी महत्व देखता है, समाज के हर एस्पेक्ट को देखता है, व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति क्या कहता है, उसके विचारधाराएं क्या है, उसने क्या किया है, उसके द्वारा किया गया कार्यों पर महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। जैसे एक अच्छा समाजशास्त्री क्या है, वो जो लोग कहें वो ना सोचे, बल्कि वो जो से उसकी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार निकल के अंदर से प्रस्फुटित हो वो सोचे। अगर सरकार कहती है कि ये डोमिनियन भाग गया, डोमिनिया चला गया, ये भगोड़ा है, तो भगोड़ा है वो ठीक है, परंतु सिर्फ यहाँ पर उसको पकड़ के मारने से, पीटने से काम नहीं चलेगा। इसके पीछे देश के सिस्टम को देखना। हजारों करोड़ रुपए का कोई घोटाला करके कैसे चला गया, सिस्टम ने इतना करोड़ों रुपए किसको कैसे दे दिया, सिर्फ वो नहीं दोषी है। अगर इस तरह से मुझे मिले तो मैं भी भागने का सोचूं। सिस्टम, और यहाँ पर उसको दोष लगाने से पहले देखे तो सरकार दोषी, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को, आज हम इस सरकार को नहीं, हम देश की सरकार की बात करेंगे, हम आज तक की गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो देश की आजादी से लेकर आज तक की सभी गवर्नमेंट की बात करेंगे, क्योंकि सिस्टम एक दिन में नहीं बनता, किसी एक गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई सिस्टम नहीं बना। हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है, जो कोई भगोड़ा 11,000 करोड़ रुपए लेके चला जाता है, कोई बैंक का पूरा खजाना लूट के चला जाता है, इतना अरबों खरबों रुपए यहां से चला जाता है, तो दैट इज, ये है फेनोमेनोलॉजी, यानी यथार्थ जो चित्रण, जो ज्ञान इंद्रियों से निकल के, ना कि जो परंपरा के अनुसार लोग कह रहे हैं। जैसे अभी यूपी में पंचायत इलेक्शन के दौरान कुछ लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, पंचायत इलेक्शन से वापस आए लोग। इसमें पहले तो गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 3 ऐसे लोग थे जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई। फिर टीचर्स एसोसिएशन ने 1621 के आसपास लोगों का लिस्ट दिया जो कोरोना से प्रभावित होकर मृत्यु हुई। फिर सरकार और टीचर्स एसोसिएशन में ये बात भिड़ गया। सरकार ने कहा कि हम उनको कुछ 5 लाख 10 लाख 20 लाख मुआवजा देंगे, तो ये कितने लोगों को देंगे? कहा 3। अब कोरोना से रिटर्निंग पे, कोरोना पे प्रभावित कितने हुए वो बात अलग हो गया, क्योंकि प्रभावित हुए तो तबियत भी खराब होगा, मरा ना होगा कोई, लेकिन अस्पताल में जाकर उसकी हालत तो खराब हो गई होगी, उसका फैमिली का क्या, सब कुछ सरकार ने थोड़ी दिया होगा, कितना पैसा उसका जेब से दिया होगा, अपने आप को बचाने के लिए सरकारी दवा के इंतजार थोड़ी कर रहा होगा, उसका तो लाखों चला गया होगा। खैर उसकी नौकरी बच गई क्योंकि सरकार उसको नौकरी दी, लेकिन जो मर गया उसकी तो नौकरी भी चली गई। 1621 लोगों की नौकरी गई, जान गई तो नौकरी गई। 1621 परिवारों की बात लिस्ट तैयार होती है टीचर्स एसोसिएशन के अनुसार। गवर्नमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि नॉर्म्स के अनुसार अगर इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के समय, ठीक है, इलेक्शन में यानी घर से निकले और इलेक्शन होने के बाद घर पहुंचने से पहले तक अगर मृत्यु होगी तो वो मृत्यु की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की मानी जाएगी, इलेक्शन कमीशन की मानी जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मृत्यु सिर्फ 3 लोगों की हुई इस दौरान, बाकियों को नहीं मानेंगे। अब कोरोना ऐसी महामारी है जो कि एक व्यक्ति को 1 मिनट में नहीं मारेगी या 2-3 दिन में नहीं मारेगी, ये आने वाले कुछ महीने तक प्रभावित करती है, यह कई बार होता है कि 30-35 दिन तक प्रभावित। तो इस पर एक बात उठा कि गवर्नमेंट के अनुसार 30-35 दिन तक, तो अब जाकर के गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी है कि कोरोना से अगर इन्फेक्टेड 30 दिन तक रहने के बाद अगर कोई मरा है पंचायत इलेक्शन के बाद, तो हम उसको मानेंगे। और इसके तहत 1000 के ऊपर लोग निकले, 1000 के ऊपर। अब गवर्नमेंट इज सेइंग कि हर किसी को हम 1 करोड़ रुपए देंगे। अब आप बताइए 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है, इज इट नॉट अ ब्लंडर मिस्टेक ऑफ गवर्नमेंट? 1000 करोड़ रुपए अगर यूपी गवर्नमेंट दे रही है
तो वो पैसा है जो मैंने मेहनत करके टैक्स के रूप में गवर्नमेंट पे विश्वास करके दिया था कि इस पैसे को, मतलब बात आगे बढ़ गई ना। आप 1000 करोड़ रुपए उठा के दे दो, आप तो 1600 करोड़ भी दे देते, ठीक है ना। अब वो पैसा आपको मैंने दिया था, जैसे आप घर की गृहिणी है और आपके हस्बैंड अच्छे से सैलरी कमाते हैं, दिन भर मेहनत करके 1 महीने के बाद वो कुछ पैसे लाके आपको डिपॉजिट करते हैं कि लीजिए आप इसको सुरक्षित रखिए, आप विश्वास पे देते हैं। अब आप क्या करते हैं, उसका आप फिजूल खर्ची स्प्लेंडेड कर रहे हैं, फिजूल खर्च में लगा रहे हैं, तो इस पर किसको तकलीफ होती है? उस व्यक्ति को जिसने मेहनत करके आपको ला करके विश्वास पे दिया था। तो एक प्रकार से फिजूल खर्च है, क्योंकि कोरोना एक दिन की बात नहीं है, आज पिछले साल से समस्या है और सबको पता है इसके इन्फेक्शन से क्या होता है, इसमें लोग मरते हैं। और अगर 1000 लोगों को आप मुआवजा दे रहे हो, कितने लोग कोरोना में बीमार हुए उनको भी आप दोगे पैसा, और कितने लोग जो इलाज इसके कराए जिसके लिए आप 1-1 लाख रुपए सरकार को हॉस्पिटल पे दे दिए, तो आपने इस पंचायत इलेक्शन से प्राप्त क्या कर लिया और कितना पैसा आपने उड़ेल दिया। फिर जब पैसा खत्म हो गया तो आपने कहा पैसा हमारे पास है नहीं, इसलिए हम पेट्रोल महंगा कर दे रहे हैं, और इसलिए हम 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल लेने लगे। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? यथार्थवादी रूप से गवर्नमेंट इज फ्री। पिछले 7 सालों में गवर्नमेंट ने 22 लाख करोड़ रुपए कमाए। 22 लाख करोड़ रुपए छोटे बटे नहीं होते। और अगर 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बांट दिया, 22 लाख करोड़ रुपए की राजस्व आए 7 साल में। हम मानते हैं 1.5 साल से इधर दिक्कत है, लेकिन इससे पहले तो खूब पैसा था, कोई दिक्कत नहीं था। तो गवर्नमेंट के पास 22 लाख करोड़ रुपए है आमदनी के रूप में। ये हमने, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अर्थशास्त्री बताते हैं, डेटा बोलता है 22 लाख करोड़ रुपए अगर कमाए तो 2 लाख करोड़ रुपए का ऐसा छलावा वाला पैकेज जिससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ कि लोन देंगे तुमको, जो लोन के लिए रख दिया, बैंक को दे दिया, बैंक का रुपया बढ़ा दिया, बैंक का नुकसान, बैंक को सुधार दिए तुम, बैंक को सुधारने के लिए लोन दे दिए तुम। और लोन अगर ले लिया होता उस समय किसी ने, आज से 1 साल पहले, तो अब तक तुम मर जाता। उसकी स्थिति क्या होती, क्योंकि आपने फिर बंद कर दिया, फिर बंद। तो प्रश्न यहाँ दूसरे मुद्दे पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इस मुद्दे पे जाएंगे कि इतना पेमेंट, इतना सब कुछ होते हुए अगर आप कहें कि आज मेरे पास पैसा नहीं है और आज हम इस तरह से लोग मर रहे हैं और मेरे पैसे को आपने ऐसे बर्बाद कर दिया, और उसके बाद कहें कि देश की इकोनॉमी बैठ गई, तो क्या यह समप कहता है? ये समप कहता है कि आप भले ही कहें कि हम इट्स एक्ट ऑफ गॉड, बट हम नहीं मानेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, इट्स एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ड्रामा कर, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। इट इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट है जिसे हम गलत कहें। यहाँ पर सीधी बात बांटेंगे और मुंह बंद करने के लिए बांटे जा रहे हैं। कार्ल मैन का प्रमुख योगदान ज्ञान के समाजशास्त्र में था, जिसको उन्होंने अस्तित्व का सिद्धांत या सोच का सामाजिक स्थिति का सिद्धांत कहा। इनके अनुसार ज्ञान स्थिति जन सापेक्षिक है, यानी ज्ञान जो है वो स्थिति के अनुसार अपेक्षित होती है, यानी स्थिति के अनुसार उसको सही या गलत ठहराया जाता है, अच्छा या बुरा माना। सापेक्ष यानी तुलनात्मक रूप से, ठीक है। तो स्थिति की तुलना में ज्ञान हमें सही या गलत समझ में आता है। अब इनकी मेजर वर्क्स को देखें तो अभी मैंने कहा आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण के समाज में मनुष्य और समाज। फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, ये 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, फिर कंपटीशन एज ए कल्चर फिनोमेना, फिर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो, conservation and introduction to the sociology of knowledge, old societies and new states। ये पूरा इनकी किताबें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और एक निबंध जो मैंने ऊपर लिखा था, पीढ़ियों की समस्या, द प्रॉब्लम्स ऑफ इरास या जनरेशन, ये एक निबंध, ये 2 याद करिएगा। अब इसमें जो याद करने वाला बिंदु है वो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग उसको आसानी से इजीली समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात, इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र के विचार के संस्थापक पिता माने गए, एक ये बात है। फिर किताब तो अभी फिलहाल नीचे में मेंशन कर दे रहा हूँ, रिलीजन यूटोपिया। फिर व्यक्ति कैसे सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं। देन आफ्टर
हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विचारधारा प्रकारों का भेद, तो विशिष्ट और कुल संकुल, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने विचारधारा के 2 प्रकार बताए। फिर ये निबंध, ये इम्पोर्टेंट है, पीढ़ियों की समस्या। देन आफ्टर क्रियाकलाप फ्रेम, और देन आफ्टर, हाँ ये बात इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कहा कि अस्तित्व का सिद्धांत और सोच की सामाजिक स्थिति का सिद्धांत समाजशास्त्र में इनकी योगदान मानी जाती है। देन आफ्टर आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, इतनी चीजें, लगभग 5-7 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये याद करना।